हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में। और इस पार्ट के पहले यूनिट का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। और आज मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर में अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के बारे में। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो किसी भी अम्ल को किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं और जल बनता है। इसी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण। अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक और क्षारक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको क्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड और जल। किसी भी अम्ल को लीजिए और किसी भी क्षारक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और क्षारक ले लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके बीच क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनता है। एसिटिक अम्ल ले लीजिए CH3COOH प्लस क्षारक में हम ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता है पोटेशियम एसीटेट प्लस जल। तो किसी भी अम्ल को किसी भी क्षारक के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। किसी अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो किसी क्षारक के साथ क्रिया करा दीजिए। दैनिक जीवन में सिंपल सा एक पॉइंट समझ लीजिए कि जब हम लोग कुछ खाते नहीं है और हम लोग के आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक का परसेंटेज बढ़ने लगता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक लीवर से स्रावित होकर आमाशय में जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब उसको डाइजेस्ट करने के लिए फूड मटेरियल नहीं मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है। इसी को एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी मीन्स अम्लीयता। फलस्वरूप क्या होता है? पेट में चुभन होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए किसी क्षारक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी दुर्बल क्षारक का। प्रबल क्षारक नहीं, दुर्बल क्षारक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग के आमाशय में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, इसको न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल, यानी जो आमाशय में एसिड की मात्रा थी वह अब न्यूट्रल हो गई, लवण में बदल गई। फलस्वरूप दर्द चुभन कम हो जाता। तो इस प्रकार अम्ल के प्रभाव को क्षारक के द्वारा कम किया। एक और उदाहरण समझ लीजिए आप। लाल चींटी में, भौरे में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। और जब फॉर्मिक एसिड को बिच्छू, भौरा, बिरनी या लाल चींटी हम लोग की त्वचा में इंजेक्ट कर देते हैं तो फिर त्वचा में जलन महसूस होने लगती है। जब इस एसिड को न्यूट्रल कर देंगे तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। न्यूट्रल कैसे करते हैं? सिंपल सी बात।
इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर दीजिए, तो ये बन जाता है, सोडियम से हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनता है प्लस जल बनता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? आपके घरों में साबुन में, डिटर्जेंट में पाया जाता है। तो जिस जगह पर भौरे ने, बिरनी ने डंक मारा है, तो वहां पर थोड़ा सा डिटर्जेंट का लेप बनाकर लगा दीजिए। यानी जो त्वचा के अंदर गया है, अगर थोड़ा सा भी अंश अंदर चला गया तो निश्चित रूप से जो फार्मिक एसिड है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है न्यूट्रल करेगा, उसके प्रभाव को समाप्त कर देगा। वेरी सिंपल, इजी है, आपके घरों में है। अगर कभी आपको बिच्छू का डंक, किसी बिच्छू ने डंक मार दिया, इस मेथड को इस्तेमाल करके देखिएगा। क्योंकि पानी में जैसे इसको मिलाते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा है साबुन डिटर्जेंट में, तो लिक्विड के रूप में बदल जाएगा, और लिक्विड में बदल जाएगा आसानी से ये हमारे त्वचा में भी अवशोषित होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम इस पर बात कर रहे हैं अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया, अब आगे कि अम्ल और क्षारक में तनुता का प्रभाव क्या है, यानी कि अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। पहले तनुता समझ लीजिए। जब विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो जाए तो विलयन तनु हो जाता है, और इस प्रक्रिया को तनुता कहते हैं। अम्ल है, इसको जल में डालते हैं तो H+ आयन या हाइड्रोनियम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl + H2O = H3O+ Cl-। इसको कहते हैं H+ आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार क्षारक को जल में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो प्रति यूनिट आयतन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या घट जाती है, फलस्वरूप तनु हो जाता है अम्ल। इसी प्रकार क्षारक में भी जब उसे जल में मिला देते हैं तो जल में मिलाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या प्रति यूनिट आयतन में कम हो जाती है। इसी को कहते हैं अम्ल या क्षार का तनुता प्रभाव। अब बात करते हैं सूचक के बारे में, यानी अम्ल क्षार सूचक। सिंपल सूचक, इंडिकेटर भी कहते हैं। तो जिस पदार्थ का रंग अम्ल और क्षार के प्रभाव से बदल जाता है उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जिस पदार्थ का रंग अम्ल और क्षार के प्रभाव से बदल जाता है उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो सूचक एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने को प्रदर्शित करता है। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और जब क्षारक के विलयन में डालते हैं
तो लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। या दूसरा उदाहरण ऐसे समझ लीजिए, फिनोलेफ्थीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, जबकि क्षारकीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। इसके बाद है रंग परिवर्तन अंतराल। यानी जो रंग परिवर्तित होता है सूचक का, वह पीएच पर निर्भर करता है, लेकिन वह किसी एक निश्चित पीएच पर निर्भर न करके वह पीएच परिसर पर निर्भर करता है। जैसे मेथिल ऑरेंज है, तो मेथिल ऑरेंज का जो पीएच परिसर है, यह जो है 3.2 से 4.44 है। तो 3.2 से 4.44 है। अब इसमें होता क्या है कि ये इसका रंग जो बदलता है होता है शुद्ध लाल, और ये रंग जब बदलता है तो शुद्ध पीला हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब पीएच परिवर्तन का अंतराल 3.2 से 4.4 के मध्य रहेगा तो मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग शुद्ध लाल से शुद्ध पीला में बदल जाता है। अब बात करते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H प्लस आयन और OH माइनस आयन के गुणनफल को ही जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस। अब इसका मान ऐसे 1.0 इंटू 10⁻⁻14 भी होता है KW का मान। अब इस मान को हम H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि H प्लस आयन बराबर एक्टिव मास OH माइनस बटे में KW। तो इस सूत्र के द्वारा H प्लस आयन की सांद्रता या OH माइनस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। अब है पीएच मान। पीएच बड़ा फेमस है। पीएच मीन्स है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ये है कि विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता। तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान को ही पीएच मान कहते हैं। तो पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन। यानी सिंपल सी परिभाषा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए बड़े कोष्ठ में लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान को ही पीएच मान कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच बराबर log 1/H प्लस आयन, क्योंकि माइनस यहां हमने हटा दिया है तो बटे में लिख दिया है।
या H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो H प्लस आयन बराबर 10 टू द पावर माइनस pH, ये pH हो गया। जिस विलयन का pH 7 होता है वह विलयन उदासीन होती है, और जिस विलयन का pH 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, और जिस विलयन का pH 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारकीय होता है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है या पीएच का क्या प्रभाव है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों एवं जंतुओं पर पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो जंतुओं एवं पौधों पर पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जंतु हैं, जैसे अभी हमने नाम लिया था आपको लाल चींटी, बिरनी, बिच्छू। तो इनमें एक एसिड होता है, और एसिड है, अम्ल है, तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन है। अब हाइड्रोजन आयन है तो उसके कारण उसका पीएच है, और उस पीएच के कारण जब वह अम्ल हमारे त्वचा में उसके द्वारा, उस जंतु के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है तो पीड़ा महसूस होती है। या कुछ पौधे के शाखाओं में छोटे छोटे सूल होते हैं, जब वो सूल चुभ जाते हैं तो वहां पर दर्द या पीड़ा महसूस होने लगती है। अब दूसरा जो हम बात ऐसे भी समझ लें कि हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है 7 to 7.8 के मध्य होता है। अब पीएच मान 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है मृदा पीएच। तो मिट्टी में पीएच मान के घटने बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। जैसे मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो मिट्टी क्षारकीय हो जाती है। क्षारकीय मिट्टी में जल्दी कोई पौधा विकसित नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। इसके बाद है पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। तो लीवर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आमाशय में जाता है और भोजन को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए HCl की आमाशय में तो एसिडिटी हो जाती है। या ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी फंक्शन में हम लोग जाते हैं और वसा युक्त भोजन जब कर लेते हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस पी लेते हैं। क्यों? कि नींबू का रस में सिट्रिक एसिड होता है, और यह एसिड जब हमारे आमाशय में जाता है तो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फलस्वरूप भोजन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है।
इसके बाद है दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय भी होता है। जैसे यदि ज्यादा हम एसिड वाले भोजन कर ले, खट्टा चीज खा लें, तो दांत भी खट्टे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि खट्टे चीज खाने कहते खट्टे में कोई ना कोई एसिड है। अब इमली खा रहे हैं तो उसमें टार्टेरिक एसिड है, और एसिड क्या करेगा कि दंत को, हमारे दांत को धीरे धीरे क्षय करेगा, अपघटित करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा खट्टी चीजें न खाइए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। इसके बाद है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। पांचवा, पौधों और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। तो कुछ ऐसे पौधे हैं या पशु हैं, ऐसे रसायन का उत्पादन करते हैं, स्रावित करते हैं, जो अपनी रक्षा के लिए करते हैं। जैसे जब बिच्छू को लगता है कि उसे खतरा है शत्रुओं से, तब वह बिच्छू जो उसके डंक में फार्मिक एसिड होता है, उस एसिड को अपने शत्रु के शरीर में छोड़ देता है, डाल देता है। शत्रु से बचने के लिए करता है, आत्मरक्षा के लिए करता है। इसके बाद है कि पीएच से संबंधित ये सारे पॉइंट थे। अब आगे चल रहे हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जब किसी अम्ल को किसी क्षारक से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, और जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे बात की अम्ल क्षारक के बीच क्रिया के बारे में, अम्ल क्षारक पर तंता के प्रभाव के बारे में, इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में, रंग परिवर्तन अंतराल के बारे में, जल का आयनीय गुणनफल के बारे में, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव है इसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल।